वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री। ये हम सेकेंड ईयर की हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें महमूद गजनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। एंड अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि महमूद गजनी की डेथ के बाद पूरी गजनी डायनेस्टी का कैसे फॉल होता है एंड मोहम्मद गौरी कैसे हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा सबसे पहले अरब्स आते हैं हमारे इंडिया के अंदर। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं किया था, वो यहाँ पे आए थे, कुछ रीजन के अंदर ही उन्होंने कंट्रोल किया था और उसके बाद वो लोग वापस चले गए। उसके बाद जो गजनी डायनेस्टी के महमूद गजनी आते हैं, उन्होंने 17 टाइम्स हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया था और हमारी जो इंडिया की वेल्थ है उसको भी उन्होंने लूट कर वापस अपने एम्पायर के अंदर चले गए थे, अपने किंगडम में चले गए थे। इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा एस्टेब्लिश नहीं किया था एज अ स्टेट इंडिया के अंदर कि किसी पर्सन को यहाँ पे लीडरशिप दी कि वो यहाँ पे कंट्रोल करे। ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ पे आते थे, अटैक करते थे, सामान वगैरह वेल्थ लूट कर यहाँ से चले जाते थे। इनफैक्ट हमने पढ़ा था महमूद गजनी ने हमारे इंडिया के काफ़ी सारे टेम्पल्स को भी नुकसान पहुँचाया था, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। एंड वो काफ़ी वेल्दी टेम्पल था, मतलब उस टेम्पल के अंदर काफ़ी सारी वेल्थ थी, उसको लूट कर वो लोग यहाँ से चले गए। हमने अरब्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने महमूद गजनी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन आप देख लेना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद पार्ट सेकंड देखना, ये वाली वीडियो, ओके। इसके बाद हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं महमूद गजनी की डेथ के बाद जो पूरी गजनी डायनेस्टी है उसका कैसे फॉल होता है। महमूद गजनी की डेथ हो गई थी 1030 एडी के अंदर, ठीक है। एंड जो उनकी एंसेस्ट्रल किंगडम था, मीन्स जहाँ पर वो लोग जो उनका मेन सेंटर ऑफ पावर था गजनी, वो उन्होंने खो दिया था, ठीक है। एंड इन लोगों ने अब लाहौर के अंदर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स जो गजनी इनका एम्पायर था उसको छोड़ के इन्होंने लाहौर के अंदर रिफ्यूज ली और वहाँ पे भी इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती थी। मीन्स इस पूरी डायनेस्टी के अंदर, इस पूरे जो गजनविद डायनेस्टी है इसके अंदर इनकी आपस में ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। खुसरो मलिक लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। एंड अगर हम बात करें एंड तक आते आते ये जो पूरी डायनेस्टी है इनका रूल सिर्फ गजनी और पंजाब तक ही सीमित रह गया था, ठीक है। सिर्फ इन्हीं रीजन्स तक ये लोग एंड तक रूल कर पाए थे। उसके बाद अगर हम इनके ओपोजिशन की बात करें, मीन्स जब गजनी महमूद गजनी की डेथ होती है, उनकी डेथ के बाद करीबन 150 साल तक इन्होंने रूल किया था, आगे जो भी इनके रूलर्स थे, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए। एंड अगर हम उस टाइम पे इनकी ओपोजिशन में देखें तो उस टाइम पे हिंदू किंग्स थे, राजपूत्स रूल कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा, एंड नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से इनके एम्पायर के भी काफ़ी सारे डिविजन्स हो गए थे, बहुत सारी डायनेस्टीज़ बन गई थी, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग डायनेस्टी के लोग रूल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो कैसे यहाँ पे राइज होता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, जो लास्ट रूलर थे गजनी डायनेस्टी के, जिनका नाम खुसरो मलिक था, उनको वो बंदी बना लेते हैं एंड प्रिजन के अंदर उनकी डेथ होने तक उनको रखते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी के भाई जिनका नाम गियासुद्दीन है, उन्होंने ही इनको अपॉइंट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो पंजाब वाला रीजन है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है, ये कंट्रोल कर लेते हैं और मलिक को जेल में डाल देते हैं। यहीं से गौर डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। गौर एक स्मॉल हिल स्टेट है जो कि गजनी एम्पायर के अंदर था, मीन्स उन्हीं का ही पार्ट था, ठीक है। अब हम इनके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो चीफ्स थे, मीन्स जब गजनी डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी के अंदर जो चीफ्स थे उनकी पावर बढ़ती गई, ओके। एंड क्या होता है कि जो ये गौर डायनेस्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, शाहन बनी इस डायनेस्टी के हेड थे, ठीक है। एंड इन्होंने
मतलब कि बहुत सारी पावर गेन कर ली थी, ठीक है। मीन्स इन्होंने अपनी अलग से डायनेस्टी भी बना ली थी एंड इन्होंने बहुत सारे जो गजनी के मीन्स गजनी एम्पायर के अंदर जो रीजन्स थे उन पे भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। एंड इसी डायनेस्टी के लोगों ने आगे जाके जो गजनी रीजन है उसको परमानेंटली कैप्चर कर लिया था, ठीक है। मीन्स वहाँ पर भी अब इनका रूल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। एंड इस डायनेस्टी का जो मेन डोमिनेंट कंट्रोल था वो अफ़गानिस्तान वाले रीजन के अंदर था। एंड उसके बाद ये अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहते थे, तो इस वजह से इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इन्होंने अब इंडिया की तरफ भी नज़र रखी, इन्होंने इंडिया को भी इन्वेड किया और अपना एक पूरा बड़ा एम्पायर जो है उसको एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से गो डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। अब हम बात करते हैं गो डायनेस्टी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन की, जिनका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनका पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के अंदर बैटल होता है, ठीक है। जिसमें पहले बैटल के अंदर मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, सेकंड बैटल के अंदर ये जीत जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि जब मोहम्मद गौरी हमारे इंडिया के अंदर अफ़गानिस्तान से इन्वेजन स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे हमारे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब फॉरेन पावर के कंट्रोल में था, मींस जो गजनी एम्पायर है उसी का पार्ट था पंजाब। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी जो गजनी एम्पायर था और वहाँ से जब भी अटैक्स होते थे तो वो पंजाब और मुल्तान वाले रीजन से होते थे, ठीक है। सो यहाँ पे ये लोग अटैक करते थे, यहीं से ही ये इंडिया के अंदर, इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे एंटर किया करते थे। सो यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने इस वाले रीजन के ऊपर अपना अच्छे से कंट्रोल कर रखा था एंड इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो लाहौर थी, ठीक है। सो पंजाब इन्हीं का पार्ट था। लेकिन एंड में धीरे धीरे जब पूरी गजनी डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, इस पूरी डायनेस्टी के रूलर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जैसे कि महमूद गजनी थे, उनको अब डर लगने लगा था जो हमारे राजपूत रूलर्स राजस्थान हरियाणा वाले रीजन के अंदर रूल कर रहे थे। उनको सबसे ज़्यादा डर इन्हीं का था। और अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो वो भी एक राजपूत किंग थे, ठीक है। सो वो डर जो है उनका बिल्कुल सही साबित होता है। पृथ्वीराज चौहान बाद में गौरी को हरा भी देते हैं। हालांकि सेकेंड वॉर के अंदर वो खुद हार जाते हैं, मीन्स पृथ्वीराज चौहान, एंड फर्स्ट वाले बैटल में गौरी जो है उनको हरा दिया जाता है। अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान इंडस वैली के नॉर्थ में सिचुएटेड है। यहाँ पे भी मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे एंड मुस्लिम रूलर्स जो थे वो शिया कम्युनिटी के थे, ठीक है। सो मुल्तान भी इन्हीं के कंट्रोल में था। एंड इंडिया के बाकी पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे राजपूत रूलर्स की डोमिनेंस थी, ठीक है। आप जानते हो राजपूत्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। चालुक्यास ऑफ अनहिलवाड़ हैड देयर किंगडम इन द वेस्टर्न इंडिया। अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी जो डायनेस्टीज़ हैं वो रूल कर रही हैं। तो अनहिलवाड़ के अंदर चालुक्यास रूल कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर। चौहान किंगडम भी था, इनकी कैपिटल सिटी अजमेर थी, ठीक है। चौहान्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। कन्नौज के अंदर गढ़वाल डायनेस्टी रूल कर रही थी और चंडेलास बुंदेलखंड जो कि एमपी वाले जो स्टेट है उसी के अंदर आता है, बुंदेलखंड, वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये आप याद कर लेना कि कहाँ कहाँ पर किस किस का रूल था, मीन्स पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी जब महमूद गौरी इन्वेड करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया में। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि महमूद गौरी के थे जब वो इंडिया के अंदर इन्वेड करते हैं। वो क्या सोचकर हमारे इंडिया के अंदर इन्वेजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो पंजाब और मुल्तान को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि उनको पंजाब और मुल्तान वाले रीजन को कैप्चर इसलिए करना था क्योंकि ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे एक तो इन्हीं की जो गजनी डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी एंड दूसरी बात उनको ये डर था कि ये वाले जो रीजन हैं यहाँ पे राजपूत्स ना अटैक कर दें, वो अपने कंट्रोल में ना लें। और ये एक हम कह सकते हैं एक ऐसा रोड भी था जिससे इंडिया की तरफ आया जा सकता था, क्योंकि इस साइड हिमालयाज़ हैं और यही एक रीजन है जहाँ से वो इंडिया के अंदर एंटर कर सकते थे आसानी से। सो इसको वो कैप्चर करना चाहते थे। उसके बाद वो चाहते थे कि जो टर्क्स और अरब्स नहीं कर पाए, मीन्स वो इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे एंड वो नहीं कर पाए, तो उनके ऑब्जेक्टिव को ये फुलफ़िल करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे ये चाहते थे कि एक मुस्लिम एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जाए।
एंड उनका ये भी मानना था कि अगर वो एक इस्लामिक एम्पायर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, इससे उनकी वर्च्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड उनको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे रीजन के अंदर एक अपने जो रिलीजियस जो भी उनका रिलीजियस ग्रुप है उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। एंड इंडिया काफ़ी ज़्यादा वेल्दी कंट्री थी, इसी की वजह से बहुत सारी फॉरेन पावर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद भी अगर हम जब आगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वो भी इंडिया की वेल्थ को देखकर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे एंड उन्होंने ट्रेड से स्टार्ट किया और कैसे हमारे ऊपर इतने सालों तक उन्होंने रूल किया था। इसी तरीके से इनका भी ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, सो क्यों ना इस वेल्थ को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया जाए, या फिर इस वेल्थ की चाह में उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक्स किए। अर्ली कैंपेन्स ऑफ मोहम्मद गौरी की कुछ स्टार्टिंग में जो इन्होंने कैंपेन्स किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये गजनी एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे, तो इसको एक्सटेंड करने का उन्होंने जब सोचा कि अपने एम्पायर को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने स्टार्टिंग हमारे इंडिया से की। इन्होंने मुल्तान को कैप्चर किया, मीन्स अटैक किया, फिर इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने करमथीस को डिफीट किया। हालांकि करमथीस को महमूद गजनी ने भी डिफीट किया था, लेकिन फिर से इनकी पावर बढ़ गई, तो इस बार ये इनको हराते हैं, ठीक है। मुल्तान के बाद ये आगे बढ़ते हैं लोअर सिंध वाले जो भी किंग्स हैं, जिसको हम कहते हैं साउथ ऑफ मुल्तान में जो सिचुएटेड थे रीजन, वहाँ पे भी ये कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे अपने सबॉर्डिनेट को जो है रूल करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गुजरात के अंदर भी अटैक किया, जहाँ पे चालुक्यास रूल कर रहे थे, ठीक है। एंड महमूद गौरी ने ये रियलाइज़ कर लिया कि पंजाब एक गेटवे है इंडिया के अंदर एंटर करने का। सो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं पंजाब वाले रीजन को कैप्चर करता हूँ तो उससे मैं पूरे इंडिया को आसानी से कैप्चर कर सकता हूँ। इसी वजह से उन्होंने पेशावर के अंदर अटैक किया, ठीक है, एंड इसको छीन लिया उन्होंने। वहाँ पे गजनी के रूलर्स रूल कर रहे थे, ओके। एंड उसके बाद उन्होंने खुसरो मलिक जो लाहौर के अंदर रूल कर रहे थे, हमने बात की थी उनके बारे में, जो लास्ट हम जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि गजनी एम्पायर के लास्ट रूलर थे, उनको इन्होंने डिफीट किया और डिफीट करने के बाद उनसे लाहौर को इन्होंने छीन लिया था, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे रीजन्स के ऊपर धीरे धीरे इंडिया के अंदर अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। अब हम बात करते हैं कैसे ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर हार जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इनके बीच में और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में होता है, ठीक है। देखो, पंजाब को कॉन्स्क्वेट करने के बाद मोहम्मद गौरी ने सोचा कि वो अजमेर तक के रीजन्स को कैप्चर कर ले, ठीक है। एंड ऐसा नहीं था कि जो चौहान्स थे उन्होंने भी इनके ऊपर अटैक्स नहीं किए थे। मीन्स जब गजनी किंगडम था पंजाब के अंदर जब गजनी एम्पायर था, मीन्स मोहम्मद गौरी के अटैक करने से पहले भी चौहान्स ने यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स किए थे। लेकिन अब ये रीजन जो पंजाब वाला है उस पर गौरी ने अटैक करके इसको अपने अंडर में कर लिया था, ठीक है। एंड इसके बाद गौरी ने सबसे पहले बठिंडा के अंदर अटैक किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक सिटी गार्ड आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। एंड इस बैटल के बाद मोहम्मद गौरी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जो पूरी आर्मी थी वो इस पूरे वॉर के अंदर हार जाती है, ठीक है। एंड उनके एक ऑफिसर उनको वहाँ से ले जाते हैं मोहम्मद गौरी को। करीबन 1 साल और 1 महीना लगा था पृथ्वीराज चौहान को बठिंडा के फोर्ट को वापस लेने के लिए। तो उन्होंने मलिक ज़ियासुद्दीन को हराया और बठिंडा को कैप्चर कर लिया, ओके। पहली बार मोहम्मद गौरी हारते हैं किंग भीमदेव सेकंड गुजरात के थे, उनसे हार जाते हैं। अब दूसरी टाइम वो हारते हैं पृथ्वीराज थर्ड से, ठीक है। मीन्स अब ये जो डिफीट था ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मीन्स अपमानजनक भी था और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो हार जाते हैं। एंड इस बैटल के बाद वो फिर से सेकंड वॉर के लिए तैयारी करते हैं। अब होता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। सो महमूद गौरी जब वापस गजनी जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनके प्रेस्टीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच गया है इस बैटल के बाद कि वो हार के वापस आ गए हैं। तो वो चैन से सो नहीं पाते, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह रहने लग गई थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो फिर से तैयारी करेंगे और अगले ही साल वो फिर से यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। हिंदूज़ भी अफ्रेड थे इससे कि उन्होंने अपनी आर्मी को भी तैयार कर रखा था। अब यहाँ पे बात होती है कि 3 लाख तो हॉर्समैन थे सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर,
300 एलिफेंट्स थे। और चौहान की बहुत बड़ी जो आर्मी है उसके करीबन 150 किंग्स जो थे वो लीडरशिप के अंदर थे। ओके, राजपूत भी अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कन्नौज के एक रूलर हैं जयचंद, वो पृथ्वीराज के फादर इन लॉ हैं और दुश्मन भी हैं, वो उनका साथ नहीं देते, ठीक है। सेकेंड वॉर के अंदर सुल्तान भी अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी लेके आते हैं, ठीक है। वो भी हिंदूज से रिवेंज लेने के लिए सोचते हैं कि इनसे मुझे बदला लेना है। सो ये पूरा बैटल चलता है। सुल्तान ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे से अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर रखा था, ठीक है। मीन्स उन्होंने जो जिस स्ट्रेटेजी के साथ जो टर्क रूलर्स हैं वो अपनी लड़ाइयाँ वॉर्स वगैरह लड़ते हैं, उस स्ट्रेटेजी को उन्होंने यूज़ किया एंड काफ़ी तैयारी के साथ उन्होंने इस पूरे वॉर को लड़ा एंड इसके बाद वो इस वाले पूरे बैटल को जीत जाते हैं एंड यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हो जाती है, ठीक है। सो इसके बारे में आपको पता होगा। सो सेकंड बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मोहम्मद गौरी की जीत होती है। अब हम बात करते हैं कि गौरी की विक्ट्री के क्या क्या कारण थे, क्यों जो मोहम्मद गौरी हैं वो इस पूरे बैटल को जीत जाते हैं। सबसे पहले जो मुस्लिम आर्मी थी उनके जो आर्मी है उसके अंदर कैवलरी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। कैवलरी होने के कारण ही वो इस वॉर को जीत पाए। इसके अलावा जो हमारे राजपूत्स थे उनकी इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मीन्स इतने सोल्जर्स इनके पास नहीं थे जितने कि मुस्लिम रूलर्स के पास थे या मोहम्मद गौरी के पास थे। हमारे जो राजपूत्स हैं ये लोग एलिफेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते थे वॉर के अंदर, बैटल्स के अंदर, जो कि इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर हॉर्सेस होंगे तो आराम से लड़ाई हो सकती है एंड एलिफेंट के ऊपर बैठकर लड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस वजह से इनकी आर्मी में बहुत सारे एलिफेंट होना भी इनके हार का कारण बन गए। जो हमारे मुस्लिम जो थे, मीन्स जो मोहम्मद गौरी की आर्मी थी, उन्होंने टर्क्स की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था इस वॉर को लड़ने के लिए, ठीक है। जो टर्किश सोल्जर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे एंड राजपूत्स रिलीजियस वॉर के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन जो टर्क्स थे वो लोग मीन्स छल कपट के साथ वॉर के अंदर जीत जाते थे एंड इस तरीके की टैक्टिक्स हमारे राजपूत जो हैं वो अडॉप्ट नहीं करते थे। टर्क्स का मीन्स जहाँ पे भी हम टर्क वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हम मोहम्मद गौरी की आर्मी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हमारे राजपूत्स का यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था जो कि इनका हार का कारण बनता है। पॉलिटिकल यूनिटी हमारी कंट्री के अंदर नहीं थी, क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ हैं पृथ्वीराज चौहान के, वो ही इनके अगेंस्ट थे, वो ही इनका साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। एंड हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी जो आर्मी थी राजपूत्स की, उसके अंदर इतने एबल कमांडर्स नहीं थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मीन्स पृथ्वीराज चौहान से या फिर इनका साथ नहीं देते और जाके उनके साथ जाके मिल जाते हैं, मीन्स मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी हमारे इस पूरे वॉर के अंदर जीत जाते हैं, मीन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन को जीत जाते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ तराइन वॉर, सेकेंड जो बैटल होता है तराइन का, उसको जीतने की क्या इम्पोर्टेंस रही, ठीक है। मोहम्मद गौरी का जो एक सपना था कि वो इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करें, वो उसको फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। जो ईस्टर्न राजपूताना है उसको जीतना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, ओके। एंड उसके बाद वो दिल्ली के अंदर जो सुल्तान है, मीन्स जो मोहम्मद गौरी हैं, वो अपनी आर्मी को कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के पर्सन हैं उनकी लीडरशिप में रखते हैं इंद्रप्रस्थ के अंदर दिल्ली के पास, ठीक है, ताकि वो हिंदू रूलर्स को जो दिल्ली के अंदर अजमेर के अंदर हैं उनको अपनी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर उनको मना सकें, ठीक है। एंड उसके बाद जो तोमर डायनेस्टी है दिल्ली की, उन्होंने भी सुल्तान को टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड सब एग्री हो गए थे कि एक एनुअल टैक्स उनको पे किया जाएगा और इसके बाद सुल्तान वापस गजनी चले गए। उन्होंने जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़ दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके बारे में जैसे हमने फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था मोहम्मद गजनी के बारे में, महमूद गजनी जो कि काफ़ी बार अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, उसके बाद हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड मोहम्मद गौरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड इसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपनी थर्ड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना
इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। सो जो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। इस सीरीज़ के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।